मैंने इसको डबल क्लिक किया. नाउ दिस इज स्मार्ट PLS 4th जनरेशन. नाउ दिस इज व्हाट वी आर हैविंग हियर. अच्छा, यहाँ पे देखिए, एक हम नॉर्मली कहते हैं न्यू प्रोजेक्ट. जब हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, मैंने लिख दिया जी अदनान के नाम से एक प्रोजेक्ट बना दिया. मैं कहा जी क्रिएट करते हैं सर. अब ये क्रिएट हो गया. अब आप देखें यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट डेटा फाइल और क्रिएट मॉडल. मैं कहा ठीक है जी. अच्छा, अब इसमें जो है ना, नॉर्मली जो थर्ड तक था वो CSV फाइल आती थी खाली. अब मुझे नहीं पता कि इसमें SAV फाइल हम कहते हैं SPSS की फाइल को. हो सकता है इसमें SPSS की फाइल खुल जाए, मुझे नहीं पता. अभी मैंने ट्राई नहीं की क्योंकि ये मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ. तो लेकिन इसमें CSV फाइल जो है, जो एक्सेल की एक फाइल होती है, कॉमा सेपरेट कुछ ऐसी कहलाता है वो. ठीक है, तो वो फाइल हम इस्तेमाल करते हैं. मैंने अपने फोल्डर में, जो मेरे पास, मैंने आपका जो फोल्डर बनाया हुआ है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का, अगर आप उसको देखें तो उसमें मैंने टाइप के हिसाब से मैंने क्या किया था. मैंने एक आपकी जो डेटा फॉर सैम वाली फाइल है उसकी CSV फाइल बनाई हुई है. नजर आ रही है आपको? आई एम श्योर. यस सर. यस सर. अच्छा, Yes, ये मैं sir. आपको, जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ. ये देखिएगा, मैं EFA की फाइल खोल रहा हूँ SPSS की. वैसे तो इट्स वेरी इजी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होती होगी. आई एम श्योर दे आर मेनी हु अंडरस्टैंड दिस, बट दे आर सम जो इनको पता नहीं. तो मैं ये एस CSV की फाइल कैसे मैंने बनाई है या सेव की है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ. मैंने EFA की फाइल जो इस वक्त SAV में है, यानी SPSS में है, मैं इसको खोल रहा हूँ. और देखिएगा, इट्स वेरी इजी, 30 सेकेंड जॉब है. आप इसको सेव एज के ऑप्शन के तहत देखिए, ये एक फाइल है हमारी जो SPSS की फाइल है. आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद दिस. आप यहाँ गए, आपने फाइल में जाके सेव एज का बटन दबाया. ये फोल्डर मांग रहा है, मैंने ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में रखा है. ये देखिएगा सेव एज टाइप नजर आ रहा होगा, आई एम श्योर. सेव एज टाइप में गए और यहाँ पे जाके ये आ गया कॉमा डिलिमिटेड, ये CSV. अब मैंने इसको सेव कर दिया. ये देखिए, ये जब मैंने सेव किया है तो ये इट्स टेकिंग टाइम, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये टाइम अभी ले रहा है. देखते हैं ये सेव करता है तो फिर हम देखेंगे. ये फाइल सेव हो चुकी है. अच्छा, फाइल, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मैं फाइल का नाम नहीं डाल रहा. तो मैंने इसको डाल दिया जी, EFA के नाम से फाइल डाल दी. चले, ये हो गया, क्लिक करके सेव हो गया. मैं इसको बंद करता हूँ. नाउ यू सी, मैं फोल्डर में वापस गया हूँ. ये देखिए जी, ये देखिए EFA की CSV फाइल खुल गई है. आई एम श्योर समझ में आ रही है बात. पहले सिर्फ मेरे पास सैम की फाइल थी, अब EFA की भी फाइल खुल गई है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात सबकी समझ में आ गई है? यस सर. एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन जी, प्लीज आस्क मी. कोई सवाल है No, किसी sir. का? नहीं. No, sir. चल, It's fine. मैं यहाँ पे गया, मैं इंपोर्ट डेटा फाइल में गया और मैंने कहा यार मुझे जो है ना, अच्छा यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस आ रहे हैं, देखें मुझे ये, हाँ अच्छा हुआ ये देख लिया हमने. मुझे ये SAV फाइल भी खोल रहा है. अब पहले नहीं खोलता था. जब आप 3 में देखेंगे तो CSV फाइल को ज़्यादातर सपोर्ट करता था, लेकिन अब इन्होंने ये अपडेट किया है इसको. गुड है, अच्छी बात है. तो हम इसको मैंने CSV फाइल का डाटा जो है, डाटा फॉर सैम, ये मैंने ओपन कर दिया. जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए इस टाइप की एक विंडो आ गई है. और मैंने इसको ये कह रहा है जी इंपोर्ट कर लूँ. ये इसकी डिटेल दे रहा है. पहले इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट लुक, लेकिन अब ये इसकी लुक है. इसमें तमाम आप देखिए PAP1 PAP2 ये सब थे. मैंने कहा जी ओपन करते हैं इसे. आप इसने डाटा इंपोर्ट कर लिया है. ये तमाम डिटेल्स आ गई. आपको याद होगा एक फाइल थी PAP1 PAP2, याद है जी आप लोगों को जहन में है? आई एम श्योर हमने PAP1 PAP2 PAP3 की मदद से हमने Yes, sir. जो है ये सारा काम किया हुआ है. ये देखें, आई एम श्योर ये बात ध्यान में आपके. चलें, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं जी हम हमने बैक किया और हम गए क्रिएट मॉडल. अब देखें इंपोर्ट तो हो गया है डाटा, अब क्रिएट मॉडल की बात आ रही है. जब मैं क्रिएट मॉडल का क्लिक करता हूँ तो ये कह रहे जी नाम बताएं. फॉर एग्जांपल मैं प्लीज़ चूज़, कह रहे क्या रन करना है. हमने कहा जी सैम रन करना है हमने.
इसने कहा जी नाम बताएं, मैं इसका नाम अदनान ही रख देता हूँ अपने नाम पे फिलहाल। मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक इस टाइप की एक विंडो खुल गई है और ये आपके पास वो तमाम वेरिएबल्स हैं। अब इसमें से पीपी हमने लेना है, पीओएस लेना है। ये क्यों लेना है ये देखिए, नहीं हमने ये मॉडल यहाँ पे बनाना है, पीपी, ओआईडी, टीओआई और पीओएस। ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि वी हैव टू टेक 4 वेरिएबल्स हियर विद ऑल आइटम्स। आई एम श्योर ये बात समझ आ रही है आपके। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नो सर। मैं इसको शिफ्ट के साथ कर्सर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मैंने पीईपी 7 पूरे उठा के मैंने यहाँ पे एरो से यूँ क्लिक किए। अच्छा पहले क्या होता था कि जैसे हम ये क्लिक करते थे ऑटोमेटिकली एक है ना लेटेंट वेरिएबल बनता था विद आइटम्स, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे ये कह रहे हैं, अगर आप पढ़ें मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे मेरे लिए भी शुरू में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ये लिखा था डबल क्लिक एनी स्पेस। मैंने इसको डबल एक दफ़ा एंटर मारा, ये देखें यहाँ ऐसे आ गया और इसका नाम इन्होंने अल्फा रख दिया है। पता है इसका नाम अल्फा रखूँ या इसका नाम रीनेम कर दूँ? क्या नाम रखूँ मैं इसका, मुझे बताइएगा जी। पूछा आप लोगों से क्या नाम रखूँ? सर पीपी रख रहे। पीपी ही रखेंगे, बिल्कुल पीपी ही रखेंगे, ठीक है। आई डोंट नो, अच्छा मेरा एंटर मारना पड़ेगा, ठीक है। उस एरो से निकाला, पीपी रख दिया, ठीक है। दूसरा हमारा एक वेरिएबल है पीओएस, ओआईडी और टीओआई। चलें हम मैं पूछूँ तो अब आपने मुझे बताना है। पीओएस लेना है जी, पीओएस 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने उठा के यहाँ लेकर आया, एंटर मारा, ये पीओएस हो गया। इसका इन्होंने नाम पीओएस ही रख दिया। अच्छा ये अच्छी बात है कि इसको ऑटोमेटिकली उठा लिया, आई डोंट नो क्यों उसको नहीं उठाया था। ये अभी हम खुद भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमारे ओआईडी का नाम भी इसने उठा लिया है, गुड, ओके। और टीओआई, टीओआई है, टीओआई है, ठीक है, टीओआई, ये मैं टीओआई उठा के यहाँ पर डाल। इज इट क्लियर? चले यस सर। इसमें एक यार जूम आउट होता था ये, अच्छा यहाँ पे ऐसे दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट किया ताकि हम इसको मूव कर सकें आराम से। अच्छा यहाँ पे हमने डिपेंडेंट क्या रखा है, पीओएस। चलिए जी पीओएस को डिपेंडेंट रखा है, तो पीओएस को एक तरफ रखेंगे, बाकी तीनों को एक तरफ रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली शेप कुछ ऐसे बनेगी कि इसको मैं देखिए, अगर आप ये देखिएगा मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है जी, ये देखिएगा, ये देखते रहिएगा, बॉटम आ गया, ये लेफ्ट आ गया। मेरे ख्याल से ये दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इट। ये यहाँ आ गया और इसको मैं डाउन कर लेता हूँ, बॉटम साइड पे कर लेता हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जी आपकी समझ आ रहा है? यस सर। Sir, it's clear. Yes, sir. चले यहाँ पे कनेक्ट का एक ऑप्शन है, मैंने एक लाइन ये कनेक्ट की। अब देखिएगा अभी तक है ना, ये इट विल टर्न ब्लू वंस थिंग्स आर डन। अब देखिए ये ब्लू हो गया है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं है। मैंने कहा जी इसको भी कनेक्ट करते हैं। अब ना एवरीथिंग इज ब्लू, इसका मतलब है ना दिस इज रेडी टू रन। ये हमारा एक बेसिक मॉडल है। बताएं क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये मॉडल मैंने अब स्मार्ट पीएलएस पे इंस्टॉल जो है वो कर लिया है, इनकॉर्पोरेट कर लिया है? यहाँ तक बात समझ आ रही है या नहीं? Ji, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है चले अब हम इसको Yes, sir, it's देखिए, यहाँ clear. एक कैलकुलेट का बटन है, ठीक है। हम इस कैलकुलेट के बटन पे जाएंगे और फिर हम जाके इसको क्लिक करके ऑप्शंस ये देखिएगा, एक है बूट स्ट्रैपिंग, है बूट ये। अब हम सबसे पहले पीएलएस सैम एल्गोरिथम जो है इसको रन करेंगे और ये कैलकुलेट, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा इसमें ना इसके लुक बहुत डिफरेंट है। मैं इंशाल्लाह अभी अब मुझे मौका मिला, मेरे पास घर में ना ऑफिस में, अपने लैपटॉप में तो नहीं है, मेरे पास स्मार्ट पीएलएस 3 भी इंस्टॉल है। मैं एक वीडियो आपको उस पर भी बना के भेज दूंगा ना, ये मैं करके दूंगा आपको ना, तो ये मैं आपको साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। स्मार्ट पीएलएस 3 और 4 पे तो अभी हम काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ अपने अपने लैपटॉप पे, सिस्टम पे 4 भी इंस्टॉल कर लूँ, ताकि मैं आपको 4 और इसकी
एक स्मूथ वीडियो बना के भेज दूंगा। और 3 पे तो खैर डेफिनेटली हम दिन रात काम करते हैं। इसकी लुक और उसकी लुक में बड़ा फ़र्क है। आई डोंट नो कि आप कौन सा इंस्टॉल करते हैं, तो देखिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। देखिए ओपन, ये देखिए रिपोर्ट इसकी यहाँ आएगी, आई एम श्योर नज़र आ रहा है आपको, लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ओपन, ठीक है। मैंने जब इसको ओपन क्लिक किया, ना वी हैव दिस पेन, और इस पैनल में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लिखा है ग्राफिकल आउटपुट, ये हमारे पास नज़र आ रहा है इस वक्त। फिर ये कह रहा है जी पाथ कोफिशिएंट, ये पाथ कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है जी टोटल इफेक्ट का मैट्रिक्स ये दिखा रहा है। आउटर लोडिंग, ये वो एक टेबल है जो हमने इस्तेमाल करना है। आपको याद होगा जब मैं यहाँ पे था और हमने इसमें, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं सेव कर लूँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ दोनों सॉफ्टवेयर को। आपको याद होगा हमने यहाँ जब ये CFA रन किया था तो इसके आउटपुट में एक फैक्टर लोडिंग आई थी, याद है आपको? जी सर। ये यस देखिएगा, सर। मैं रिलेट करता हूँ ताकि आप, सॉरी मैंने गलती से वो बटन गलत दबा दिया है। ये देखिए, ये फैक्टर लोडिंग थी, याद है आपको? ये फैक्टर लोडिंग थी, दिमाग में है आपके? ये जो फैक्टर यस सर। लोडिंग जो एमॉस में यहाँ थी, वो स्मार्ट PLS में ये आ रही है। समझ में आ रही है बात भाई आपके? अब देखिए यहाँ पे जो स्मार्ट PLS का जो बेंच मार्क है ना, वो है 0.7। 0.7 से कम वालों को आप डिलीट कर देते हैं। तो मुझे बताइए PEP4 को डिलीट करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए? जी सर। सर करना चाहिए। PEP7 को भी कर देते हैं, एक साथ ही कर देते हैं ना। PEP4 और 7 दोबारा जाते हैं, PEP4 और 7, इसमें डिलीट का ऑप्शन इस वक्त कहाँ है? PEP4 चलेंगे, मेरे ख्याल से राइट क्लिक पे होगा, ये रहा, ये रहा, डिलीट हुआ। कुछ गलत कर दिया मैंने, पहले तो हम, नहीं 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 नहीं, अच्छा इसमें ऐसे नहीं, एक सेकंड नुकसान तरह मैं देख लूँ इसमें डिलीट कैसे होगा। PEP7 देख लेते चला। ओहो, अच्छा जी, ये तो अब मैंने TOI1 डिलीट कर दिया शायद, कुछ मैंने गलत किया। अंडू का ऑप्शन ये रहा। अच्छा TOI डिलीट हो गया था गलती से, PEP7 के ना डिलीट होगा। हाँ जी, यहाँ देखते हैं PEP7 अगर यहाँ से हम डिलीट कर पाए। सर ऊपर एक्सट्रीम राइट पे डिलीट का ऑप्शन है, कमेंट के बराबर में। मुझे डाउट ये है, अच्छा शायद, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। मुझे मुझे वो लग रहा था कि ये पूरा वही डिलीट ना कर दे। खैर ट्रायल एंड एरर है, हम भी सीख लेंगे, क्योंकि उसमें तो राइट क्लिक करते थे डिलीट। मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, आई एम श्योर ये मॉडल, अब देखिएगा दोबारा इसमें गए, कैलकुलेट किया, ओपन रिपोर्ट पे आए, अब देखिएगा आउटर लोडिंग में गए, मैट्रिक्स में आए, नाउ PEP सीधा हो गया, सारा नजर आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है, OID6, और एक और देख लें, साथ साथ रन कर लेते हैं OID6 और इसमें से POS1, OID6 और POS1, OID, आपने याद रखना है जब मैं पूछूंगा आपसे OID6 कहाँ है, where is OID6, I lost, ये डिलीट करेंगे हम, और POS1 भी डिलीट करेंगे, ठीक है चलें। OID6 और POS1 तो दोबारा POS3 भी करते हैं, वो भी कर छोटी दो। वैल्यू। नहीं, हो सकता है क्योंकि वो दोनों 0.6 से ऊपर है ना, अभी रुक जाए, मैं देखा था, सही कह रही हैं आप, हो सकता है करना पड़े, लेकिन क्योंकि वो वैल्यू हाई है इसलिए अभी अभी रुक जाते हैं। अच्छा जी, OID में एक वैल्यू और कोई डिलीट होगी, और POS में आप क्या कहेंगे? 3 देखिए 6 9 है, इससे अच्छा है 7 डिलीट कर दें, देखिए आप, वरना ये ज़ाया हो जाता है। आप समझ रही मेरी बात? जी सर। इसलिए आपको कहा था होल्ड कर लें। अब POS7 को डिलीट करते हैं और OID3, ये याद रखिएगा जी, POS7 और OID3, POS7
POS7 और OID3 ना, OID3 कहा था मैंने? जी सर, जी जी सर। सर, जी सर। चले, कैलकुलेट स्मार्ट PLS, रन किया, ओपन की रिपोर्ट, चले, ओके, आपकी बात सही थी जी। डिलीट करना ही पड़ेगा। POS3 भी डिलीट हो रहा है और OID2 भी डिलीट हो रहा है, ठीक है। OID2 और POS3, OID2 और POS3 दोनों डिलीट कर दिए। दोबारा रन करेंगे जी। Now if you see this, now it's all green. I'm sure नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है जी सर। ये Yes, sir. समझने आपने ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये आपके पास फैक्टर लोडिंग की वैल्यूज आ गई हैं जो आप साइट करते हैं। मैं भी आपको कुछ आर्टिकल्स में भी आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है। कुछ मैंने आर्टिकल पहले भी दिखाए हैं आपको कि आर्टिकल में जो फैक्टर लोडिंग की वैल्यू थी, अगर आप स्मार्ट PLS पे काम कर रहे हैं, फैक्टर लोडिंग की ये वैल्यूज है। आई एम श्योर इट्स क्लियर। एनी क्वेश्चन? जी No question, sir. नो सर, नो क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इस सॉफ्टवेयर में R² गिवन है, POS का 0.358, एडजस्टेड 0.3499। अगर आप इसकी ग्राफिकल आउटपुट देखें तो इसमें सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल एक है इसलिए R² भी एक आया है। अगर हमारे पास एक्सटेंडेड मॉडल होता, मैं अभी दिखाऊंगा आपको ना, कुछ आगे पीछे चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक। चले, R² भी आपकी समझ में आ गया। R² की एक्सप्लेनेशन हम पहले भी कर चुके हैं, आप कहेंगे मैं भी थोड़ी देर में दोबारा बता दूंगा। ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और ये देखिएगा, ये जो टेबल है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपके पास अल्फा की वैल्यू आ रही है, अगर आप देख रहे हो, ठीक है। ये आप देखें जी, ये बेसिकली टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप दोनों दिखा रहा है। और आपके पास कंपोजिट रिलायबिलिटी CR, अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं इम्पैक्ट फैक्टर वाले तो आपने देखा होगा उसमें CR की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास AVE की भी बड़ी वैल्यू, इसके बेंचमार्क्स हैं, मैं आपको बेंचमार्क्स बता देता हूँ जी। कॉन्वेक्स अल्फा का जो बेंचमार्क है वो 0.7 है। अब ये देखिए पॉइंट एग्जैक्ट 7 है इसलिए रेड दिखा रहा है, लेकिन आप इसको कोड कर सकते हैं कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0.7 तो इट्स मींस रिलायबिलिटी इज देयर। कंपोजिट रिलायबिलिटी जो है वो CR की वैल्यू, इसका भी बेंचमार्क 0.70 है, ठीक है। 0.709 इसे ऑल ग्रीन है। इस सॉफ्टवेयर की एक अच्छी बात ये है कि इफ देयर इज एनी प्रॉब्लमेटिक वैल्यू तो इट वुड बी असाइन अ रेड कलर। वो जो रेड कलर इंडिकेटर है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट, कि आपको ये पता चल जाता है कि यार यहाँ कोई चीज़ है विच वी नीड टू एड्रेस। और आखिर में AVE है, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्ट। ये तमाम जो हैं ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के टेस्ट हैं। और AVE की जो वैल्यू है, बेंचमार्क वैल्यू 0.5 से बड़ी होनी चाहिए। ये तमाम वैल्यू क्योंकि 0.5 से बड़ी है, इसका मतलब है आपके पास रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अभी मैं इसको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ जहाँ पे ये लिखे हुए होंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? No question, sir. नो सर। ओके, देन वी हैव अ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में हम नॉर्मली फॉरेनर लेकर मैं वो करता हूँ जी, ठीक है। मुख्तलिफ इसके क्राइटेरिया हैं। मैं फॉरेनर लेकर को करता हूँ। फॉरेनर लेकर जो है वो बेसिकली एक ग्रिड है। तो इस ग्रिड की खास बात ये है कि जो इसका एक ये जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल आया है ये हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए इन द एंटायर ग्रिड। फॉर एग्जांपल ये जो 0.78 है जो OID इंटू OID के ग्रिड में आई है, ये देखिए जी, इससे इन चारों वैल्यूज से, तीनों वैल्यूज से बड़ी है। now this is the highest value, so it means there is no discriminant validity issue in OID. सिमिलरली PEP को अगर आप देखें, PEP की ये डायगोनल वैल्यू है तो इसके साथ एक वैल्यू ये एसोसिएटेड है और दो वैल्यू 0.5 और -0.4 0.76 सबसे बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। POS में भी वी हैव टू वैल्यूज व्हिच इज लोअर देन 0.76, -0.5 और 0.907।
क्या आपकी ये बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। Any question up to me? जी, please. Now we don't have any discriminant validity issue according to Fornell Act. अब ये Excuse me, sir. आर्टिकल्स में हम जब इसको साइड करते हैं मैं आपको बता दूंगा। जी, Sir, अपने नाम kindly का क्वेश्चन। explain. Sir, kindly explain कर दें इसको. ठीक है, अपना अपना नाम बताइएगा मुझे। Samreen, Samreen. समरीन, समरीन ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की बात कर रही हैं? जी सर. ठीक है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है वो हम अपने आर्टिकल्स में साइट करते हैं एंड दे आर डिफरेंट टेस्ट. The Fornell lacquer is the most important criteria, या most commonly used criteria. And when you run this test, so it gives you a kind of grid. ठीक है, ये एक तरह से टेबल दे देता है, जैसे कोरिलेशन बेस्ड है ये टेबल. और इस टेबल को अगर आप देखें तो इसमें जो हाउ यू रिपोर्टेड, अभी मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा. इसकी जो फिलॉसफी है वो ये है, ये जो डायगोनल है ना, आप देखें, आई एम श्योर आप यू अंडरस्टैंड द वर्ड डायगोनल. ये जो डायगोनल है, ये इसकी पहली वैल्यू 0.78 है, 0.768 है, फिर 0.763, 0.907. समझिए, यहाँ तक बात समझ आई आपकी? Are you Certainly, getting sir. me? बिल्कुल. ठीक Yes, है. sir. Okay, now how you see this table? देखिए, ये जो 0.78 है, इसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, एक वर्टिकल लाइन देखेंगे. इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में तो कुछ भी नहीं है, वर्टिकल लाइन में 3 वैल्यूज हैं. क्या कोई भी वैल्यू 0.078 से बड़ी है? No. I'm asking you. No, sir. नहीं है. 0.78 is the highest value there. बाकी Yes. सारी वैल्यूज मैं पिन पॉइंट करता हूँ, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू भी छोटी है, ये वैल्यू भी छोटी है. इट बिल्कुल. मीन्स कि OID हैज नो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इशू. ठीक है. Okay, okay, okay. नाउ ठीक. नाउ वी टॉक अबाउट द PEP. PEP में, सॉरी यार, ये मैं 0.076 जो है, 0.076 इज अ वैल्यू इन डायगोनल. अब इसकी करस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल वैल्यू ये है 0.46, ये छोटी है, और ये दोनों वैल्यूज भी छोटी हैं, तो इसका मतलब PEP में भी कोई प्रॉब्लम नहीं. गॉट इट? Right, right. Now see the POS. POS has the same 3 values. ये भी छोटी है, 0.54, 0.39. Every value is smaller than 0.763. I'm sure it's clear. Right, right, sir. Thank you. और TOI में भी बिल्कुल सेम हम पैटर्न देख रहे हैं. It means this table shows that this data has no discriminant validity show. Done? Okay, thank you, sir. Any question? सर फहीम हियर. जी फाइन, बोल. सर इस टेबल से हम कोरिलेशन का भी आइडिया लगा सकते हैं, लाइक TOI का PEP के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, इस तरीके से कुछ? भाई ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो वैलिडिटी टेबल बना है ये कहीं ना कहीं कोरिलेशन बेस्ड है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कोरिलेशन टेबल है, ये नहीं कह सकते. इट्स नॉट Okay. अबाउट द कोरिलेशन. ठीक है, ये टेक्निकल ठीक हो बात गलत होगी. ठीक है. सही. हैव आंसर्ड यू? ठीक. यस सर. देखिए, मैं शायद मैंने शुरू की क्लासेस में बताया था, जब स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हैं तो प्लीज डू रिमेंबर 2 कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड these terms, तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स. पहली चीज है जी स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट. आई एम नॉट सेइंग कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड. कैलकुलेशन तो बड़ी आसान है, किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल दें निकाल देगा. कैलकुलेटर ऐसे आते हैं, आपने इंडिविजुअल वैल्यूज डाली वो स्टैंडर्ड डेविएशन दे देंगे. इट्स नॉट अ बिग डील. But the main thing is, if you want to really understand the concepts, so you should understand the concept of standard deviation. अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का सही कॉन्सेप्ट बाय सोल एंड स्पिरिट नहीं पता, आपको स्टैटिस्टिक्स कभी भी नहीं आएगी, ये क्लियर. और दूसरी चीज है जी कोरिलेशन का टेबल समझना. फॉर मी, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड the table of correlation, I'm not saying how it is calculated, how it is interpreted, ये बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ सोल एंड स्पिरिट से उसको समझना. अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो बाकी कोवेरिएंस और आपकी रिग्रेशन एनालिसिस और वॉट एवर यू डू, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन और मेनली कोरिलेशन के टेबल पे बेस कर रही होती हैं. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कोरिलेशन का टेबल है. हैव आई आंसर्ड यू फेम?
Yes, sir. Anybody else? जी please. जी. Okay. Now, from this we have to take four things. एक तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया, ग्राफिकल आउटपुट. अच्छा जी, इसके अलावा हमने यहाँ से आउटर लोडिंग्स ले ली हैं. इसके बाद हमने यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू देख ली है. देन वी वेंट फॉर validity and reliability, and the last thing we have taken from here is discriminant validity. चले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अपना आर्टिकल खोलता हूँ ताकि आपको नजर आए कि ये हम कहाँ अप्लाई करते हैं. साथ साथ कर लेते हैं. रुक जाइएगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा. Have I shared some article with you? कहाँ है यार, इसमें नजर. अच्छा ये रहे सैम का. आई विश ये मेरे अपने आर्टिकल में नहीं है, यहाँ पे नहीं है. ये देखें, ये RMCA की वैल्यू है. ये तो सैम स्मार्ट PLS पे नहीं है. ये नहीं, ये तो सही था. USB में मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ. अभी 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपके साथ, क्योंकि ना आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज. मैं एक अपने 1-2 आर्टिकल्स खोल लेता हूँ. एक पेपर है मेरा ग्रीन वॉशिंग का, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, आई रिमेम्बर. देखिए जी, इसमें ये देखें, ये जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है ना, और एवरेज वेरिएंट एक्सट्रैक्ट है, AVE. आई एम श्योर द टेबल इज विजिबल और नॉट, प्लीज. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Yes, Okay, sir. now we have 3 columns: the factor loading, composite reliability, AVE. आप ये देख सकते हैं तीनों, ठीक है. इसमें मेरे पास जो एक दो आर्टिकल है, मैं भी दिखाऊंगा आपको. एक कोलैबोरेटिव कंजम्पशन का मेरा एक आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको. उसमें मैंने इसमें जो है अल्फा की वैल्यू भी डाली होगी. तो ये तमाम वो ये, अब ये देखिए, जो कंपोजिट रिलायबिलिटी और AVE की वैल्यू है, वो ये वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ डाली हैं. वेट इज, एक सेकंड मुझे दीजिएगा. ये नहीं, ये है कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू और ये है AVE की वैल्यू. गॉट इट और नॉट, प्लीज. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ Yes, sir. व्हाट वी राइट हियर. ये देखें, ये एक सैंपल राइटिंग है. इट्स नॉट द सिंगल वे टू रिपोर्ट इट, बट द वन स्टैंडर्डाइज वे. क्योंकि ये एक एक्स कैटेगरी, आपको पता है यहाँ पे HJRS का एक लोकल निज़ाम है. इंटरनेशनली आपके पास जो आर्टिकल्स होते हैं वो या तो स्कूपर्स इंडेक्स होते हैं या वेब ऑफ साइंस के होते हैं. लेकिन पाकिस्तान में HJRS, हायर एजुकेशन कमीशन, HEC ने एक लोकल सिस्टम बनाया जिसमें जर्नल्स को हम कैटेगराइज करते हैं WXY कैटेगरी में. तो ये जो मेरा पेपर है, ये एक्स कैटेगरी का एक जर्नल है, उसमें स्कूपर्स इंडेक्स पेपर है, उसमें हमने पब्लिश करवाया है ये पेपर. ठीक है. अब इसमें अगर आप देखें, नाउ व्हाट आई हैव रिटन, अगर आई वुड रिक्वेस्ट यू जस्ट टेक 1 मिनट, जस्ट रीड इट प्लीज. पढ़ लें करें. जी, हैव यू डन? Yes, sir. Okay, now if you see in Yes, sir. this particular paragraph, I have talked about 2 things. About the composite reliability, which is called CR in short, and average variance extract, which is AVE, and the marks are given there. ये देखिए जी. अच्छा, please do understand, because all of you are researcher, PhD के students हैं आप सारे. आपको अंदाजा होगा कि the basic work we are supposed to do is the research work. When you are writing a research paper and when you are writing anything, you need a citation.
अब जब से 0.7 कह रहा हूँ, दिस इज अ 0.7। हायर एट ऑल की एक साइटेशन मैंने दी है 1998 की, कि हायर एट ऑल जो है इसने 1998 में रिकमेंड किया है। ही इज़ अ वेरी बिग स्टैटिशियन, काफ़ी मशहूर आदमी है, जो एकेडमिक वर्ल्ड है, ही नोज इट, द वर्ल्ड नोज वेरी वेल। तो इन्होंने 0.7 का एक बेंचमार्क दिया है और मेरी तमाम वैल्यूज 0.8 से बड़ी हैं, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो इशू ऑफ कंपोजिट रिलायबिलिटी इन दिस डेटा। ये डेटा की बात हो रही है भाई। अगर मैं कंपोजिट रिलायबिलिटी साइट कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। आई एम श्योर इट्स क्लियर, ये बात समझ आ रही है। यस सर। जी लेकिन ये फॉर्नर लेकर ने Yes, sir. 1981 में बताया कि AVE की जो वैल्यू है वो 0.5 से बड़ी नहीं है, तो कन्वर्जन वैलिडिटी का वो नहीं है चक्कर कोई, ठीक है, कोई वैलिडिटी इशू नहीं है। तो इसका मतलब है मेरी तमाम वैल्यूज 0.5 से बड़ी हैं। ये देखें, ये 0.5 से सारी 0.5 से बड़ी हैं, 0.5 से इज द लोएस्ट वैल्यू, so that's why the data has no conversion validity issue। ये बात समझ में आ रही है। और एक और चीज यस है सर। जी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का जो जो टेक्निकल वो बेंचमार्क है, वो मैंने आपको बताया था। ये देखिए, मैं आई एम गिविंग यू 1 मिनट अगेन, जस्ट रीड इट। दोबारा इसको एक दफा पढ़ें जी प्लीज, ताकि आपको अंदाजा हो। समरीन द, अगर आई एम जस्ट टेकिंग योर नेम, ऐसे ही मैंने नाम लिया आपका, सबसे ही कह रहा हूँ। इसको पढ़ लें, देखें आपको डायगोनल वाली बात यहाँ लिखी नजर आएगी, प्लीज पढ़िएगा। भाई, मैं आपको आपकी बात का जवाब भी मिल गया होगा इसमें, थ्योरेटिकल एंड पे थोड़ा बहुत। जी जी सर, बिल्कुल। सही है, आई एम सर श्योर। एक सवाल है, सब रीड कर ले फिर मैं पूछ रहा हूँ। दोबारा, हाँ बोलो बोलो। सर जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और कोड वर्ड वैलिडिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, तीनों का पर्पस एक ही है या तीनों अलग अलग डायमेंशंस है? तीनों नहीं, अलग 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 अलग, चीजें शो करती अलग हैं? अलग है, अलग। यार ठीक है मैं, सर। अच्छा वो तुमने याद दिलाया फहीम, तुमने एक काम करना है, मुझे याद है ना। जी तुमने जी। एक एक क्योंकि ये तुमने तुमने याद दिलाना है, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, ठीक योर है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ क्लास। मुझे जी एक मैसेज कर देना कल परसों, जिसमें जी। ये तुम मुझे लिख देना कि सर, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट जी वैलिडिटी, कन्वर्जन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वगैरह, इसका जो कॉन्सेप्ट मुझे बता दें। मैं एक वीडियो ठीक बना है के ना विद एग्जांपल्स, मैं इसको एक जो है ना 10-12 मिनट की एक वीडियो शूट करके यूट्यूब पे बना के तुम्हें भेज दूंगा। तुमने बस रिमाइंडर ठीक है देना है मुझे, सर। ओके ठीक है। सर। हाँ, ये मुझे, क्योंकि ये टेक्निकल है, मैं भी बोलना नहीं चाह रहा। कभी कभी मैं ओवरलैप कर देता हूँ, मैं उल्टा बोल देता हूँ, तो इसलिए मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा। ओके सर। ओके। क्योंकि मैं कर चुका हूँ एक दो दफा, कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को दूसरे का बता देता हूँ और उसको कन्वर्जन वैलिडिटी को आगे पीछे मैं कर देता हूँ, क्योंकि सर वो, इसमें मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हाँ, होती है सर। अच्छा मेरे साथ ओवरलैप का प्रॉब्लम है। तो मैं अभी सर वो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ओवरलैप नहीं करना चाहता, तो मैं इसको एक नज़र पहले देखूंगा, फिर मैं वीडियो बना के ना, तो 12-13 मिनट की टोटल वीडियो होगी, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कन्वर्जन वैलिडिटी और ये तमाम चीज़ें मैं एड्रेस कर दूंगा। रिलायबिलिटी के इश्यूज जो हैं, उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि व्हाट इट टेल्स यू। ओके क्योंकि इसमें सर। एक चीज ये बता रही होती है कि जो डेटा के जो सवाल आते हैं, वो एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेंट हैं या नहीं है, एक दूसरे से। और फिर एक ये बता रहा होता है कि एक कंस्ट्रक्ट दूसरे कंस्ट्रक्ट से कितना डिफरेंट है। तो 2-3 इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं इसको बिल्कुल आपको, मैं इस पर ओवरलैप नहीं करना चाह रहा भी, कहीं मैं बाद में खुद हाफ हार्टेडली बता दूं, फिर मैं बोलूँ नहीं नहीं यार ये नहीं है। तो मुझे तुम रिमाइंडर देना, मैं इसको बिल्कुल एक अच्छी सी वीडियो बना के भेज दूंगा। मेरा भी ओके एक सर। अच्छा वाला जो है रिवीजन हो जाएगा, और चीजें शेयर कर लूंगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन ओके सर। भाई? नो सर, क्वेश्चन। चलो ठीक है। ओके, थैंक ओके, यू सर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है कि अब तक हमने जो स्मार्ट पीएलएस पे चीजें रन की हैं। आप देखिए जी, अच्छा मुझे फहीम के अलावा किसी की आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको मेरी तो आवाज आ रही है ना भाई, ये बता दो खाली। यस सर आ रही है। Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है सर. ठीक है, चलें, ग्रेट। Yes, sir.
चले ठीक है। ओके, इसका मतलब ये है कि हमने फॉर्नल लैकर को देख लिया, ये कैसे इस्तेमाल हुआ, हमने कॉन्वेक अल्फा को देख लिया। अभी मैं कॉन्वेक अल्फा आपको दिखाता हूँ। इसमें कॉन्वेक अल्फा की वैल्यू मेरे इस सॉफ्टवेयर में इस उसमें नहीं थी, आर्टिकल में आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए। आर स्क्वायर इज, अगर मैं टेक्निकली आपसे पूछूं व्हाट इज आर स्क्वायर इज अ परसेंटेज चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज ऑफ दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, देखिएगा। ये मैं गया मॉडल पे जाता हूँ, या पहले वैल्यू देख लें 0.358। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो कितनी परसेंटेज बनेगी? शाबाश बताइएगा। 35.8। 35.8। 35%, yes. चले, इसका मतलब है किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके प्लीज, ये चीज आई एम श्योर आपको पता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ दोबारा। 35% change in POS, 35% change in POS is because of these three independent variables. ठीक है, तो अगर आप आर स्क्वायर को साइट करते हैं, मैं अक्सर साइट नहीं करता, रिग्रेशन वगैरह में बहुत करता था। हर बंदे का अपना स्टाइल है साइटेशन का। आप बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे जिसमें आर स्क्वायर के ऊपर बात ही नहीं करते वो, अगर सिग्निफिकेंस आ जाती है हम नहीं करते। इसमें मैंने स्मार्ट पीएलएस में सैम में बहुत देखा है, बहुत से लोग करते भी हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन इफ यू आर साइटिंग दिस 0.358, तो आपने ये ख्याल रखना है कि व्हाट डज इट मीन। इट मींस इट हैज अ सिंपल मीनिंग। इसका मतलब ये है कि 35% चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। प्लीज सी माय एरो कि व्हाट आई एम डूइंग। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका 35% जो है वो डिपेंडेंट है इन तीनों के ऊपर। और आप देखें जी, ये 0.358 लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। अच्छा, बड़े मजे की आ रही है, ये पहले नहीं होता था, मैं खुद देख रहा हूँ रिजल्ट्स में। आप देखें कंपोजिट रिलायबिलिटी, ये ना इन्होंने बड़ा इसको आसान कर दिया। आई एम श्योर नजर आ रहा है आप लोगों को, रिजल्ट में हर इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, नजर आ रही है जी आपको? सर। जी जी दिस सर। इज इंटरेस्टिंग। यस सर, नजर आ रही है सर। पहले वाले में नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जी सर, पहले तो वाले में मुझे नहीं खुद भी था मजा सर। आ ये रहा है इसको देख के। सर रियली आई ये एम कितना एंजॉयिंग सैंपल इट। साइज एक्सेप्ट करता है? सॉरी, ये कितने सैंपल साइज तक की फाइल एक्सेप्ट कर सकता है? यार स्मार्ट पीएलएस है वो 100+ पे तो आराम से चल जाता है, चल जाता है छोटे पे भी, ठीक है। इसके बारे में ये कहा जाता है छोटे छोटे सैंपल साइज पे भी उठा लेता है, चल जाएगा। छोटे सैंपल से क्या मुराद है फहीम? अगर तुम मुझे, मैं यस नो जब बता दूंगा। व्हेन यू आर सेइंग छोटा सैंपल, तो व्हाट डू यू मीन बाय छोटा सैंपल? लाइक लेस देन 100? अच्छा, लेस देन 100 में ना एक मतलब इसमें 2-3 क्राइटेरिया मैं देखता हूँ। अगर आपके अच्छा, अगर ये तुम्हारे पास लेस देन 100 है फहीम, मुझे बताओ कि वेरिएबल्स कितने हैं? शाबाश। वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं 4 वेरिएबल होंगे या 5 वेरिएबल होंगे, 4, अगर लेस 5। देन। हाँ, अब तुम नंबर बताओ, 4, 5 नहीं, एक बोलो। 4 होंगे सर। 4 होंगे। और सबके आइटम्स कितने होंगे? सबके आइटम्स आप ले लें सिर्फ 5 ले लें। तो 5 4 सा कितना हो गया? 5 4 20। 20। इसका मतलब ये है 20। एक मिनिमम जो जो थ्रेश होल्ड है ना, वो क्योंकि मुख्तलिफ थ्रेश होल्ड है, आई एम श्योर सैम्पलिंग के तुमने पढ़े होंगे ना। जी जैसे सर। उम्मे शुक्राना हम 384 साइड कर देते हैं, देखा होगा तुमने ना। तो जी स्टैटिस्टिक्स के मुख्तलिफ थ्रेश होल्ड है। सैम के लिए तो जो लीस्ट रिकमेंडेड है ना, लीस्ट रिकमेंडेड, वैसे तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया 200+ होना चाहिए ये वो, लेकिन अगर आप लोअर साइड में भी जाएं तो मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 5:1 का जो 20। रेशियो है जरूर मेंटेन करना है आपने, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, मैं जमोवी और एक दो सॉफ्टवेयर और हैं, वैसे स्मार्ट पीएलएस 100 से कम पे चल जाता है। मैंने कभी चलाया नहीं ऑनेस्टली, मैं कभी इतने छोटे सॉफ्टवेयर उस पे सैंपल पे काम नहीं किया, लेकिन चल जाता है जो मैंने सुना है। असल बात आउटपुट नहीं है, असल बात है उसकी वैलिडिटी। ये बात समझ में आ रही है फहीम? यस सर। अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो इज इट वैलिड फॉर और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव रन अ सॉफ्टवेयर एंड यू हैव ऑब्टेन अ मैट्रिसेस, आपने वो मैट्रिक्स तो निकाल लिया जिसमें जो है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्या वो स्टैटिस्टिकली उस तरह से वैलिड है? उसकी वैलिडिटी, क्योंकि देखिए आप जब रिसर्च करते हैं ना, तो
एक तो होता है शरई मजबूरी वाली रिसर्च। शरई मजबूरी वाली रिसर्च वो होती है जो हम एमबीए में करते हैं, ठीक है, ये मैं बिल्कुल। मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो रिसर्च है जो आप अगर नहीं करेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और आप बाय हुक बाय क्रुक यू हैव टू कंप्लीट दैट रिसर्च, और आप उस रिसर्च को करते हैं, और आई एम श्योर ये बात समझ रहे हैं। लेकिन जब हम पीएचडी में या एमफिल में अपनी मर्जी से इनरोल होते हैं एंड वी वांट टू कंडक्ट अ रिसर्च जो हम डिसर्टेशन है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई अच्छी ऐसी रिसर्च करें जिसके आउटपुट को आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे, एंड इट वुड बी द फाइंडिंग ऑफ योर रिसर्च। तो वहां पे अगर वो वैलिडिटी नहीं है तो आप जो बात कह रहे हैं वो शायद क्वेश्चनेबल हो। हैव आंसर्ड यू फाइन, थोड़ा बहुत टेक्निकल यस सर, एस्पेक्ट से, ठीक है। यस सर, बिल्कुल। हो सकता है ये रन हो जाए, जो जो मैंने कभी ऑनेस्टली 100 से क्योंकि तुमने मुझसे पढ़ा है तो मैं अंदाजा है, हम तो एक क्योंकि जी बिल्कुल। बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन सैंपल साइज अप्रोप्रिएट ना हो तो मजा ही नहीं आता ना, मजा नहीं क्योंकि आता, बिल्कुल। एक सॉफ्टवेयर है एडेनको के नाम से। एडेनको जो है वो शायद 70-80 के भी सैंपल पे बड़े से बड़ा रन कर देगा जो है मॉडल। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या वो ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं? अगर आपके पास 31 क्वेश्चनर्स हैं, आइटम्स हैं 5-6 वेरिएबल के ऊपर, और आपने 90 का जो है ना वो सैंपल लिया है, ठीक है, और उसको रन किया है, तो उसकी स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी बड़ी क्वेश्चनेबल होती है यार। ये मेरे हिसाब से तो क्वेश्चनेबल, तो मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करता अनलेस या अनटिल आपके यहाँ कोई बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन हो कि जी इसका सैंपल मिल ही नहीं रहा था। अगर वो एक कोई आप, लेकिन अगेन फिर वो जस्ट क्वेश्चनेबल होगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना ना करना फिर ऑब्वियसली रीडर्स की जिम्मेदारी होती है, रीडर्स की वो है, या जो भी लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। हैव आंसर्ड यू, ओके आई एम श्योर। सर, यस सर। चल, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज पूछें। अब नो सर, नो सर। हमने ये देख लिया कि जब हम यही काम एमोस पे कर रहे थे तो हमारे पास किस टाइप की चीजें थी, और हमारे पास जो डेटा आया था वो कैसे आया था, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा एमोस पे हमारे पास ये टेबल्स नहीं आ रहे थे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वगैरह के, याद है? ये बात मैंने कही थी, ये लिमिटेशन है हमारी, आपको याद होगी ये बात, जी सर। रिमेम्बर? ओके, यही वो वजह है, दिस इज वन ऑफ द वेरी रीजन के वी वी ऑप्ट स्मार्ट पीएलएस। मैं क्या करता हूं, मैंने अब तक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये किया है कि अपना मॉडल रन किया है एमोस पे, जो हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो उस पर रन की है, और बाद में जो है टेबल्स यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ। दिस इज व्हाट आई डू। आपकी मर्जी है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो देखते हैं यार जब इतनी मेहनत तो कर ही रहे हैं, क्योंकि देखिए टेबल जनरेट करने के लिए सब कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो फिर डाटा भी यहीं से उठा लेते हैं, यानी आपके जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो भी कर लेते हैं। अच्छा, देखिए इसको ना आप सेव कर सकते हैं, ये सेव का ऑप्शन है, आपने क्रिएट किया, कहाँ गया है ये, मुझे अब ये मेरे ख्याल से एक्सेल की फाइल करते हैं। अच्छा ठीक है, रिकमेंडेड ये एक्सपोर्ट, अच्छा ये होता था। मैं इसको आई एम श्योर मैं दोबारा दिखाता हूँ क्योंकि मैं इसमें कभी किया नहीं है 4 वाले में। ये देखें एक्सेल का एक ऑप्शन आ रहा है, नजर आ रहा है आपको एक्सेल का? उसमें 2 एक्सेल की फाइल ऑटोमेटिकली हम डाउनलोड कर लेते थे। ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये कह रहे हैं जी कहाँ करें, मैं इसको ग्रेस के नाम से ही कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ टेबल्स के नाम से ना, टेबल्स। ये मैंने टेबल्स के नाम से कर ली सेव। अब देखते हैं ये फाइल जब आती है तो क्या इसकी लुक है, एक्सेल की फाइल होनी चाहिए। आपको दिखा देता हूँ कि आई एम श्योर वैसे ही होगी जैसे हम पहले देखते रहे हैं। आ गया टेप, ये फाइल ऐसे खुली है, नेविगेशन आता है इसमें, आई एम श्योर वैसे ही होगी ये। आउट अगर कोई डिफरेंस है तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। ओके, इसमें गुड, ये इसमें यहाँ पे ये देखें ये पूरी डायग्राम आ गई है। अब ये देखें इसमें ये आ गया आउटर लोडिंग, ये गया मैं यहाँ पे, इसने आउटर लोडिंग दे दी है, ये आउटर लोडिंग, ये ओआईडी के आउटर लोडिंग है, ये पीईपी के हैं। नजर आ रहे जी आप लोगों को मेरे ख्याल से? आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? जी सर, यस सर, बिल्कुल। यस सर। ठीक है। इसकी हल्की सी लुक डिफरेंट है लेकिन काम वही है सारे, कोई इसमें इतना चेंज नहीं आया है।
ये एफ स्क्वायर का टेबल अब देखिए जी, ये नेविगेशन है, ये कंप्लीट है। आई एम श्योर समझ रहे हैं आप फाइल जी में। सर। आई एम श्योर ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप इंडिपेंडेंट करें। ये देखिए जी, ये आर स्क्वायर आ गया, ये आर स्क्वायर की ये वो वैल्यू है 0.358 जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम गए हैं मॉडल कहाँ, ये रहा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ये रहा। जी भाई, कोई सवाल है तो पूछे जी। ये आ गया वो 0.78 0.98 फॉर्नल लेकर के नाम से। जी भाई, कोई सवाल? मैं आगे चलना चाहूंगा। अब इसको आपने सेव कर लिया, ये आपके पास सेव है, आपने ये वैल्यूज उठा के अपने पास डालनी है। ठीक है, चलें, मैंने इसको बंद कर दिया। मैं वापस आता हूँ स्मार्ट पीएलएस पे। मैं कहता हूँ जी वापस चलते हैं, एडिट पे गया, यहाँ पर मैं आया हूँ। अब देखिएगा मैं दोबारा अपने इनिशियल मॉडल पे आ गया हूँ, मैंने कैलकुलेट का बटन दबाया। अब मैं कह रहा हूँ जी बूट स्ट्रैपिंग करके दो, बूट स्ट्रैपिंग करवा दिया मैंने। अब इससे क्या आएगा देखिएगा। अच्छा स्टॉप, सॉरी मैंने स्टॉप कर दी थी बेख्याली में। ये बेसिकली जब बूट स्ट्रैप करते हैं तो इट टेक्स टाइम। बूट स्ट्रैप हो गया, ओके जी। ये कह रहा है जी ओपन रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट मांग लिया इससे। इसके पाथ ग्राफिकल आउटपुट ये देखें, इसने दिया है ग्राफिकल आउटपुट। ओके, पाथ कोफिशिएंट्स मुझे देख के बताइएगा कितने हाइपोथेसिस हैं हमारे पास जो हम टेस्ट कर रहे हैं प्लीज। सर 3 हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पे कितने हाइपोथेसिस हैं? वही 3। अब हम पाथ कोफिशिएंट्स में जा रहे हैं, ये वो 3 हाइपोथेसिस हैं 1 2 3। नजर आ रहा है आपको? जी सर। जी सर। कितने एक्सेप्ट हुए हैं? 2। 2 एक्सेप्ट हुआ दो कितने सर। रिजेक्ट हुए हैं? एक। और 1 रिजेक्ट हुआ है। कौन सा? OID OID। OID has a significant impact on POS. Yes. ठीक है जी, अब देखते हैं इसके। आई एम श्योर राइट नाउ you are watching this Amos software now. It's in front of you now. If we see the output of this when we ran it, हमारे पास जो आंसर आया था वो OID और POS it was insignificant। नजर आ रहा है आपको? ये देखें, बाकी तो एक्सेप्ट हुए थे, ये रिजेक्ट हो गया था। मजे की बात है स्मार्ट पीएलएस में भी यही रिजेक्ट हुआ है। ये बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। Yes, sir. Now it means the changing the software does not have a very vital impact. अच्छा, एक मजे की बात है, शायद ये कभी हो जाए क्योंकि ये 0.07 है, बड़े किनारे से रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी ये बड़े किनारे से ही रिजेक्ट हुआ है भाई, देख रहे हैं आप, लेकिन हुआ रिजेक्ट है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। जी सर। ओके, ना मैंने ये जो टेबल है, ये टेबल यहां डाला हुआ है, ये देखिए आरपी हैज इम्पैक्ट कस्टमर। ये जो आप ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट की वैल्यू होती है, या मैं असल में क्लिक करता हूँ ये ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये कोफिशिएंट की वैल्यू है, बीटा की वैल्यूज हैं। टीओआई और पीओएस में नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी नेगेटिव बीटा इनका। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हैं इनकी, ये इनकी टी स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन असल चीज ये होती है जी, लेकिन हम टेबल कभी कभार पूरा पूरा डाल देते हैं। ये इसके कोफिशिएंट की वैल्यू है, ये टी वैल्यू है, ये सिग वैल्यू है, और मैंने एक्सेप्ट और रिजेक्ट करवाया है। बात समझ आ रही है? नहीं, यहां से हम सिर्फ ये देखेंगे। यस सर। जी भाई, ऑलमोस्ट वी हैव completed what we wanted to learn on PLS, स्मार्ट PLS। आपको याद होगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन दूंगा एमोस पे, खास तौर पे कि मीडिएशन वगैरह कैसे रन की जाती है। ठीक है, तो उसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी बात कर लेता हूँ, एक ओरिएंटेशन ज़रूर दूंगा। हालांकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन मैं बिल्कुल अभी टाइम है मेरे पास, मैंने लास्ट क्लास में इसीलिए खींच के क्लास ले ली थी।
कि आज की क्लास में हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर सकें। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, मैं आपको एक और आर्टिकल इतनी देर में दिखाता हूँ। आपका कोई सवाल है तो आप सोचें और मुझसे पूछें। जी सर फहीम यार, एक सवाल है। जी बोले फ़हीम। सर स्मार्ट पीएलएस 3 में जब हम एल्गोरिथम करते थे तो उसमें एक ऑप्शन आता था मैक्सिमम ऑल्टरेशन इटरेशन, और बूटस्ट्रैपिंग करते थे तो वो सब सैंपल पूछता था, तो उसका क्या पर्पस है सर? एक सेकंड रुकना फ़हीम, मैं तुमसे दोबारा सवाल पूछूंगा, मैं पकड़ नहीं पाया तुम्हें। एक मिनट रुकना, मैं एक आर्टिकल देख रहा हूँ, कोलैबोरेटिव कंजम्पशन, इसमें कोलैबोरेटिव कंजम्पशन नहीं है क्या? भाई मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ, एक सेकंड। उफ, क्या तो भैया चीज़ें अपडेटेड नहीं होती ना, ये बड़ा मसला है। ग्रीन वॉशिंग, चलिए ओशियन मॉडल में दिखाता हूँ। ओशियन मॉडल में शायद मैंने ये मैं मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें ये देखें। भाई मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ, 2 मिनट देना मेरा। ये देखिए ओके जी, सर। ये वर्ड ऑफ माउथ है, ये इसके इंडिकेटर्स हैं, ये इसमें मैंने इसकी जो है डिस्क्रिप्टर्स भी डाल दिए। ये फैक्टर लोडिंग है, ये सीआर की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है, ये एवीई की वैल्यू है। आई एम श्योर यू कैन सी इनके, मैंने एब्रिविएशंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये इनकी वैलिडिटी के ऊपर बात हो रही है, और ये इनकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के ऊपर बात हो रही है। मैं पेपर आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। और ये इनकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बात हो रही है। हम जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिजल्ट मैं नॉर्मली लिखता हूँ, मैं 2 चीज़ों को साइड करता हूँ, एक इनकी बीटा वैल्यू को और एक इनकी पी वैल्यू को। तो बीटा वैल्यू और पी वैल्यू क्या है? ये है इनकी बीटा वैल्यू, आई एम श्योर ये आप देख रहे हैं, ये बीटा वैल्यूज हैं, और ये इनकी पी वैल्यूज। इन दोनों को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तरीका है कि यू साइड द बीटा वैल्यूज एंड यू साइड द पी वैल्यूज, ठीक है। हाँ, अब पूछो यार, सॉरी मैं तुम्हारी बात तुमने कोई टेक्निकल बात पूछी है, पूछो जरा क्या कह रहे जी हो। सर, वो स्मार्ट पीएलएस 3 में जब हम एल्गोरिथम या बूटस्ट्रैपिंग रन करते हैं तो पहले एक ठीक डायलॉग है। बॉक्स अपीयर होता है। तो उसमें वो पूछता है कि आपको कितनी इटरेशन चाहिए या कितने सब सैंपल चाहिए। तो उसका क्या पर्पस है सर? वो तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, लाइक 300 400 पे कर देता हूँ, लेकिन वो पर्पस नहीं पता होता मुझे, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं, जी जी। मैं भी ऐसे ही रन कर देता हूँ। अच्छा मैं बता देता हूँ, जी जी। अच्छा ये पार्शली मजाक है लेकिन पार्शली सही भी है फ़हीम। जी मैं जी। ऑनेस्टली बताऊं, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज आप आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट, बाखुदा ऑनेस्टली इस सॉफ्टवेयर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं आती होंगी। उसकी एक बुनियादी मुझे क्या, यहाँ जितने भी लोग रन करते हैं ना, देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज योर पोजीशनिंग। आपकी पोजीशनिंग ये है कि यू आर नॉट अ स्टैटिशियन, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड। यू आर अ रिसर्चर हु आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एज अ टूल। हम कोई पीएचडी स्टैटिस्टिक्स नहीं कर रहे, हम कोई या एमफिल या एमएससी स्टैटिस्टिक्स नहीं कर रहे। हम एक ऐसे रिसर्चर हैं जो मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन के डोमेन में रह के अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू गेट द मैक्सिमम नॉलेज ऑफ टेक्निक्स, टूल्स, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी टेक्निकल होती हैं। इटरेशन का मैं थोड़ा-सा ये बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे एक टीचर थे डॉक्टर बशीर सर, आज सब जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से, डॉक्टर बशीर समीम। तो ही वाज़ वेरी वेरी गुड टीचर। और ये समझ लें कि वो पाकिस्तान के इंतहाई कम लोगों में से जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के डोमेन में पीएचडी की हुई है। तो उनसे जब 1-2 दफ़ा इसमें बात हुई तो सर ने बताया कि होता ये है कि रैंडमनेस को कंट्रोल करने के लिए हम जब ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम जो रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं वो सिंगल सैंपल से नहीं करते। ये क्या करता है, जब हम 5000 का सैंपल साइज देते हैं ना फ़हीम, तो ये 5000 दफ़ा एक सैंपल जनरेट करता है, और उनकी बेस पे बैक एंड पे कहीं सेकंड्स में हो रहा है ये काम। उसने सैंपल सैंपल 5000 जनरेट किया और उसके बाद
उसको कन्वर्ज करके कोई रिजल्ट ऑब्टेन करता है। तो दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेड। ठीक है, ये बात समझ आ रही है फाइन? यस सर। और अगर तुम रियली इंटरेस्टेड हो तो मैं इसको देख के बता दूंगा बिल्कुल, लेकिन जो मेरी नॉलेज है वो इतनी है कि क्योंकि देखें कभी कभार एक सैम्पलिंग एरर हो सकता है ना, आपने कोई भी चीज सैंपल के तौर पे ले ली, तो वो क्या करता है कि इसी के अंदर से सैंपल उठा के 5000 दफा रीइटरेट करता है आगे पीछे करके, और फिर आपको रन करके रिजल्ट देता है, तो जिसमें चांसेस ऑफ एरर वुड बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्योंकि आपके पास 300 350 का डाटा है, उसमें से 5000 सैंपल कलेक्ट करेगा, तो जब आप बार बार रन करेंगे तो वो उसको रिग्रेस अंदाज में प्रोड्यूस करता है, वो एक सैंपल पे नहीं कर रहा होता। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अगर इसमें कुछ होगा तो मैं तुम्हें और भी देख के बता दूंगा, अगर तुम मुझे रिमाइंडर दोगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। ओके सर, ओके ठीक सर, है, इंशाल्लाह। लेकिन ओके, ये थैंक यू एक, सर। हाँ लेकिन ये एक ऐसी चीज है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ जिसका जानना ना जानना, देखिए जानना आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा करता है, डेफिनेटली देयर इज नो लिमिट और देयर इज नो कंस्ट्रेंट टू द नॉलेज, बट लेकिन ना जानना आपकी जो अपनी जो कैपेसिटी है उसमें कोई फर्क नहीं डालेगा, ये मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ। ठीक है, एनीबडी एल्स? ओके। जी पूछे जी, ताकि मैं, अदरवाइज अगर आप इसमें कुछ नहीं पूछेंगे तो फिर मैं थोड़ा सा ना मीडिएशन की तरफ जाना चाहूंगा ताकि हम उसमें बात करें। जी प्लीज, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सब? ठीक है, चलें। सर आ रही है आवाज सर। आ रही है। अब देखिए, अभी हमने ये एक जब ये रन किया, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ कि अगर हम चाहें, अच्छा एक चीज, चले मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूँ कि हमने एक सेशन लिए, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन जो थी वो आपको पता है ऑनलाइन की थी, मेरी बड़ी रिजर्वेशन थी, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ। सीरियसली, और खास तौर पे अगर आपको लग रहा है मैं इफेक्टिव हूँ, इसमें मैं एंड में आपसे एक राय ले लूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं इफेक्टिव कितना था, मुझे क्योंकि हमेशा डाउट रहा है कि अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो मैं इफेक्टिव नहीं रहूंगा, ये मेरी पता नहीं क्यों एक, इट इज ऑलवेज अ बिग फेयर फॉर मी। लेकिन आप लोगों के साथ हाँ साथी तौर पे मैंने 4 ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो उससे मुझे मेरा थोड़ा सा एक वो फेयर कम हुआ है कि शायद ऑनलाइन पढ़ाते हैं मैं इतना इफेक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे आपसे बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप लॉन्ग रन में इफ़ यू हैव एनी एनी इशू व्हेन यू आर रनिंग योर डेटा, आपको लगता है कि मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ, तो आप सबके पास मेरा नंबर है, आप बिल्कुल उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका ईमेल एड्रेस मैं शेयर कर दूंगा आज, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना डाटा वगैरह, इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है, इस खास तौर पे इस डोमेन में और अदरवाइज वॉट एवर यू वांट मी टू हेल्प यू आउट, तो बिल्कुल यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, हम फर्दर भी इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ह्यूमन लिमिटेशन होती है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड था जिसमें हमने सब कुछ कंप्लीट करना था, एक कंस्ट्रेन है हमारा डेफिनेटली, तो उसमें आपको जब भी जरूरत हो यू कैन आस्क मी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा? थैंक यू सर। चलें, मोस्ट वेलकम। और अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शायद अब हम फिजिकल होते तो हम ज़्यादा बात करते, क्योंकि आई वाज वेरी इंक्लाइन कि मैं आपको जो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का डोमेन है जिसको आप डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं उस पर काफ़ी थोड़ा सा आपसे बात करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो फिजिकल क्लासेस नहीं रख सके, तो क्योंकि मेरे लिए इट वाज ऑनेस्टली, मेरे ख्याल से मलिया जो है शी हैज़ टेकन 3 क्लासेस विद मी, तो मलिया को अंदाज़ा होगा कि मेरे हमेशा ना टोज अप ही रहे व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर, यस। मेरा बड़ा कंसर्न रहा कि यार इनको पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा, नज़र तो आ नहीं रहा, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो एम आई ऑडिबल टू देम, इंटरनेट का एक अपना मसला है और ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग। खैर चलें, तो आप लोग यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, अभी मैं आपसे बात करूंगा ना, वो थोड़ा सा बात करूंगा मीडिएशन के कॉन्सेप्ट पे, और अगर देखिए मीडिएशन और मॉडरेशन जो है ना एक बहुत ही, आई वुड नॉट से कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म जरूर है। आप काफी लोगों से बात करके देख लें, आपको मीडिएशन और मॉडरेशन में ना लोग कंफ्यूज नजर आएंगे, आई एम टेलिंग यू।
इवन वो लोग जो नॉलेज रखते हैं वो भी आपको कंफ्यूज नजर आते हैं। एंड मुझसे अगर आप पूछेंगे कि व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन और मॉडरेशन, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है और कैटलिस्ट का लफ्ज सुना है? Yes, sir. कैटलिस्ट पता है। पता है, ठीक है। Yes, मेरे sir. ख्याल से बाकी लोगों ने सुना है, ताकि मैं उसी Yes, हिसाब से sir. बात करूं जो जी, सर। नॉलेज यस सर रखे। सुना है। Yes, Yes, sir. sir. पढ़ा हुआ है. ठीक है। Catalyst is one of the element, compound, whatever, which changes the reaction but does not take a part in the reaction. ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, प्लीज करेक्ट मी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। बहुत अरसा हो गया फिजिक्स पढ़े हुए मुझे, केमिस्ट्री पढ़े हुए। नहीं ठीक सर, है, इट्स जी सर स्पीड अप कर देता है। हाँ स्पीड अप और वो, लेकिन इट डज नॉट बी अ पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी वो अपनी इनफरादी हैसियत कायम रखता है। तो ये यहां से ना एक कॉन्सेप्ट निकलता है मॉडरेटर का। मॉडरेटर एक नॉर्मली एक ऐसा वेरिएबल होता है जो रिलेशनशिप पे इफेक्ट डालता है, लेकिन उस पूरे गेम में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये एक मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं, और आप बिलीव मी, आप सुन लीजिएगा। इधर उधर बहुत लोग आपको यूट्यूब पे और आगे पीछे टीचर्स भी हैं आपके साथ, आपको इस तरह से शायद ही आपको कोई ये बात कहे, ये मैं आपको बता रहा हूं। मॉडरेटर एक ऐसा वेरिएबल है जो मॉडरेटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो रिएक्शन पे इम्पैक्ट डालता है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अक्सर आप देखिए, अक्सर आई एम यूजिंग दिस वर्ड majority of the time, not always, I'm not using the word always, please listen me very carefully, मैंने ये नहीं कहा हमेशा। अक्सर आप देखेंगे कि जो आपके मॉडरेटर होंगे ना, वो होंगे डेमोग्राफिक वेरिएबल। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आर द यूजुअली आर द मॉडरेटर्स, लाइक जेंडर, लाइक एजुकेशन लेवल, लाइक इनकम लेवल। ये आपके मॉडरेटर्स होंगे। ये फुल फ्लैश वेरिएबल नहीं होते, ये डेमोग्राफिक वेरिएबल होते हैं, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं। आपको याद होगा मैंने कैटेगोरिकल वेरिएबल पे शुरू में बात की थी। ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन बाइंग पैटर्न, आपने कहा जी एक वेरिएबल है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है बाइंग पैटर्न, और आप कहते हैं जी जेंडर का इम्पैक्ट, तो जेंडर इसमें मॉडरेटिंग इम्पैक्ट डालेगा। मिसाल के तौर पे एक लड़की को जब ऐड दिखाए गए तो उसके बाइंग पैटर्न में, और एक लड़के को ऐड जब दिखाए गए तो उसके बाइंग पैटर्न में जेंडर ने क्या मॉडरेटिंग रोल अदा किया है, ये मॉडरेशन होगा जी। इज इट क्लियर? यस सर। यस Yes, यस sir. अच्छा, इंटरेस्टिंगली अब आप लोग एक काम कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर रिसर्चर्स डूइंग पीएचडी और आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा जो आर्टिकल्स मॉडरेशन के साथ होंगे और उसमें मॉडरेटर होगा, खासतौर पे जहां टाइटल में ही मॉडरेटर डाला हुआ हो, आप यू विल बी सरप्राइज कि उसमें से 70-80% टाइम जो मॉडरेटर होगा ना, वो कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। इट इज इंटरेस्टिंग। लेकिन जब हम मीडिएटर की बात करते हैं, मीडिएटर इज यूजुअली अ फुल फ्लैश लेटेंट वेरिएबल, like we are right now we are having PEP, OID, TOI, ये सब वेरिएबल्स हैं, फुल फ्लैश वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके कहलाते हैं लेटेंट वेरिएबल। इन वेरिएबल्स में अगर कोई चीज हम ऐसी रिलेशनशिप देखते हैं ना, जो 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 इंटरवीन कर रही हो, वो नॉर्मली हम मीडिएशन देखेंगे यहाँ पे। ये बात कुछ समझ में आई है या नहीं? यस सर। चलें, ये अगेन कॉम्प्लिकेटेड है। चलें, अभी मैं एक काम करता हूँ। अभी तो मैंने बात की ना, मैं TOI को डिलीट कर दिया मैंने। अभी देखिएगा ना, हाउ मेनी वेरिएबल्स वी आर लेफ्ट विद, कितने रह गए हमारे पास? 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल। ये रन भी हो गया, हम इसके आउटपुट पे गए, हमने कहा जी देखें जी, तो दोनों हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहे हैं। नजर आ रहा है जी आपको, आउटपुट नजर आ रहा है दोनों। POS हैज एन इंपैक्ट ऑन PEP, POS OID हैज एन इंपैक्ट ऑन। अच्छा, मजे की बात, तीसरा हाइपोथेसिस डिलीट किया है तो OID जो है एक्सेप्ट हो गया, ये आपने देखा?
आपने नोट किया है या नहीं किया? पकड़ी बात? यस सर। आपको Yes, याद sir. होगा OID जो है रिजेक्ट हो रहा था पहले, जहन में है या नहीं? यस सर। यस सर। जी सर है, ओआईडी और पीओएस वाला जो हाँ, हाइपोथेसिस था यहाँ से देख सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ से रिलेट नहीं किया ना, यहाँ से देख सकते हैं ओपन रिपोर्ट में। ये देखें, ये रिजेक्ट हो रहा है OID और POS, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक हाइपोथेसिस यहाँ पे डिलीट किया यहाँ से, तो ये सीधे हो गए। इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे वेरिएबल की मौजूदगी में कभी कभार आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। ये वही वाली बात है कि कभी कभार आप स्कूल में होते हैं, मेरे ख्याल से आपको स्कूल डेज याद आएंगे, आई एम श्योर सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि दे आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, और कुछ एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, और एक दो ऐसे होते हैं जिनसे आपकी नॉर्मल या बहुत सिग्निफिकेंट दोस्ती नहीं होती, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड था या थी, लड़का लड़की अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, तो वो 5th और 6th में क्लास छोड़ के चले जाते हैं, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम आपकी उस लड़के या लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई जिससे पहले आप बात भी नहीं करते थे। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? आई एम आस्किंग। यस सर। एनीबॉडी? सर इट्स नेचुरल हो जाता है। नेचुरल है सर। हो जाता है, हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पहले इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप थी वो इन एब्सेंस ऑफ सम वेरिएबल वो सिग्निफिकेंट हो गई ना, यहाँ पे भी वही होता नजर आ रहा है आपको। जब मैंने TOI को डिलीट किया तो POS और OID की रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट हो गई है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। दो हाइपोथेसिस है, मैं अब इसको ना मीडिएशन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखिएगा। नाउ फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे करता हूं कि मैंने OID को इनडायरेक्ट इंडिपेंडेंट रखा, ठीक है। ये मैंने एक मॉडल बना लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मैनी, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ये पहले ड्रॉ कर लूं, ये ना मैं भूल जाऊं। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर? सर 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल। हाइपोथेसिस कितने हैं, कोई बताएगा फहीम के अलावा? कितने हाइपोथेसिस? Three जी मुझे पता है। hypotheses. 3 कौन कौन से? शाबाश। Sir, OID has impact or effect on PEP. PEP has effect on POS, and OID has an effect on POS. ठीक है, So in this case, one is independent variable, one is dependent, and one is moderating. ठीक है, Mediating. मीडिएट। Mediating. Yeah, it's Mediating. mediating. अच्छा, Yes. किसी को इस बात पे एतराज है कि इसमें सिर्फ 3 हाइपोथेसिस हैं या नहीं? 4 हैं. OID also mediates the relationship between PEP and जी, POS. चौथा भी तो है, बिल्कुल। यस सर। 3 4 4 हाइपोथेसिस। अच्छा, 3 तक आपने बताया, ओके, उसमें वो गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट जरूर है। जैसे अगर आप मुझसे पूछें आपका नाम क्या है, मैं बोलूँ जी अदनान, क्या मैंने गलत बताया है? जी बिल्कुल गलत नहीं बताया, इट्स राइट, बट इट्स इनकम्प्लीट। माय नेम इज अदनान भट्ट, ठीक है। तो गलत होना और इनकम्प्लीट होने में फर्क है। जिसने भी 3 कहा था बिल्कुल सही कहा है आपने, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सर इनकम्प्लीट है। चौथी थोड़ी समझाएंगे मुझे, बिल्कुल जी। थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, कैसे चौथी मुझे है। नाम महविश। बताओ अपना, मुझे महविश। नाम बताओ। महविश। महविश, आप ये बताएं कि इस वक्त आप कौन से प्रोग्राम में एनरोल हैं, पहले तो मुझे बताओ जल्दी से। सर PhD। PhD में, ठीक है। ओके, और करती क्या हैं आप? पढ़ाती हैं? क्या करती हैं? जी सर, लेक्चरर हूँ अच्छा, कहाँ पे हो? इसरा यूनिवर्सिटी। ये तो हैदराबाद वाली या कराची? जी सर, जी हैदराबाद वाले। अच्छा, यू आर फ्रॉम हैदराबाद। ओके, यस। चलो। तो अभी हैदराबाद में ही हो? जी सर। क्या हालात है भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर हैं। किस जगह रहती हो हैदराबाद में? तो सर कासमाबाद में। कासमाबाद का तो बड़ा बुरा हाल था बीच में। जी सर, अभी खैर काफी हद तक जो है ना पानी निकाल लिया गया है, हाँ, मेरी लेकिन बहन वहाँ रहती हैं तो वो बता रही थी कि गाड़ी खोलो तो गाड़ी के अंदर पानी आ जाता था, जी ऐसा था। लेकिन सर अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है अच्छा, बनिस्बत कम्यूट कर कुछ दिन पहले। कम्यूट कभी आप बाहर निकल सकते हैं, आराम से कम्यूट कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बीच में तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी सर बिल्कुल, कुछ इलाके ऐसे हैं सर बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, अब माशाल्लाह काफी जो है ना क्लीन हो गया है। और लतीफाबाद का तो पानी बहुत ही निकाल अभी लिया है, लेकिन गंदगी गंदगी तो और अल्लाह खैर करे यार, क्योंकि इंशाल्लाह। इंटीरियर सिंह का तो बहुत बुरा हाल है। जी और सर। बारिश में आज से 2-3 दिन से हैदराबाद में तो नहीं हुई है।
अगर मैं नहीं गलत सर, नहीं अभी हूँ। तीसरा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। और आज सिंध तो में क्या काफी हाल? अच्छी धूप है। धूप है, शुक्र है। और सिंध में क्या हाल है? सर सखर में कल भी हुई थी बारिश, सखर ओए, खैरपुर, वहाँ का तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ का बहुत बुरा हाल है। और सक्कर और हैदराबाद में तकरीबन 300 350 किलोमीटर। मैंने सुना है कि ठंडो, ये 325। हाँ, टंडोली यार कौन सी सर जगह है टंडो मुझे टंडो आदम में बहुत बुरा हाल है, टंडो आदम बहुत ही इफेक्टेड है। अब तो उसका वो हाँ भी ये, तोड़ दिया है, जो डैम वाला बंद है ना, वो भी तोड़ दिया है। अच्छा, तो एक जगह है, मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा उस जगह का, रानीपुर से जरा सा पहले है वो, उसका भी ऐसी कुछ नाम है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा यार मेरे। वहाँ पे मैं एक दो दफा गया हूँ तो गम्बट, गम्बटी टंडो इसी टाइप का नाम है उसका कुछ ना। टंडो मस्ती। तो नहीं, अभी मैं बताता हूँ, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। तो वहाँ का मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ के रोड्स बड़े ख़राब थे, क्योंकि मैं अभी 2 महीने बल्कि मैंने बकरा ईद कराची से बाहर की थी, तो आई वेंट टू सवात वगैरह, ये सारी जगहें इत्तेफाक से मैं अभी रिसेंट टाइम ही देख के आया हूँ। कलाम वलाम में जो तबाह हुआ है ना, वो लास्ट टाइम गया था, इस दफ़ा मैं शांगला हिल्स वगैरह गया था घूमने फिरने अपनी फैमिली के सर साथ। इस दफा हमने तो अब वो कुछ भी नहीं बचा अब। कुछ भी नहीं बचा, नो डाउट, तो बहुत बुरा हाल है यार। अल्लाह खैर करे। तो इस सिंध के जो कुछ इलाकों में रोड बड़े ख़राब थे, जी मेजॉरिटी सर। ऑफ द रोड्स आर गुड, लेकिन मेन रोड की बात कर रहा हूँ, तो उसकी जगह उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल है। सर तो आपको जब मैं, सखर और हैदराबाद में जो रोड है उसका जो मतलब बाईपास वाला, मोटरवे तो नहीं कहेंगे, सुपर हम्म, हाईवे, वो तो ब्लॉक है, नहीं आ रहा है वहां से सखर से हैदराबाद और हैदराबाद से सखर कोई नहीं जा पा रहा। हाँ, क्योंकि रोड नज़र ही नहीं आ रहा। वो मेरे पास जी जी वीडियोस सर। आई हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं मीडिया में हैं, तो वो ऑब्वियसली वो जाते हैं मुख्तलिफ काम असाइनमेंट्स की बेस पे, तो उनकी पर्सनल वीडियोस उन्होंने भेजी हैं। तो कुछ जगहों पे रोड ही नज़र नहीं आ रहा, पता ही नहीं चला वो येलो कलर की जो पट्टी है, कुछ कुछ जगहों पे उनको नज़र आ रही है, जी कुछ सर। जगहों पे वो वापस मुड़ गए कि जा ही नहीं सकते आगे। तो बुरा हाल है, अल्लाह खैर करे यार। और क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान में आप लोग जब क्लास हो रही थी, बात हो रही थी, बलूचिस्तान में भी बुरा हाल है, अल्लाह खैर करे यार बस। अल्लाह रहम करे सर। अल्लाह रहम करे, जानों की हिफाजत करे बस। आमीन। च, चलो, अच्छा देखो, मैं भी इसमें गौर करना था, मैं एरो पे ये देखो, ओआईडी जो है ना, ये किस पे इम्पैक्ट डाल रहा है? पीईपी पे, ये बात नजर आ रही है आपको? जी सर। पीईपी किस पे इम्पैक्ट डाल रहा है? पीओएस। और ओआईडी किस पे इम्पैक्ट डाल रहा है? पीओएस। पीओएस। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल, ये आपने बता भी दिया था, बिल्कुल सही बता। जी सर। लेकिन एक इनडायरेक्ट पाथ चल रहा है कि ओआईडी पे इम्पैक्ट आ रहा है, सॉरी, पीओएस पे इम्पैक्ट आ रहा है ओआईडी का इनडायरेक्टली, ये पाथ भी है। जी सर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ओआईडी और पीओएस का रिलेशनशिप है, वो मीडिएट हो रहा है किसके थ्रू? पीईपी के थ्रू। पीपी। ये है मीडिएशन का कॉन्सेप्ट बेसिक। ठीक है, जी सर। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक फुल टाइम इस पे बात नहीं कर रहा। इंशाल्लाह मैं भी आखिर में वो आप लोगों से कुछ पूछ लूंगा, अगर आप कहेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। सर वो हिडन रिलेशनशिप है जो कि हमें खुद फाइंड आउट करना है। हिडन रिलेशनशिप तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कह सकते हैं। हिडन रिलेशनशिप इज नॉट अ राइट वर्ड, हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते। ओके, अब देखिए, मैं ना मीडिएशन रन कर रहा हूँ इस पे ना, क्योंकि ये पाथ मैंने डाल दिया। अगर मैं ये लाइन हटा दूंगा, मीडिएशन रन नहीं होगी, प्लीज देखिएगा। मैं आउटपुट में जाऊंगा, ये आउटपुट में देखिए सारे मैं पहले ही क्लिक करवा चुका हूँ इसमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। इफ यू डू नॉट क्लिक इट, तो फिर ये नहीं होगा। और बूट स्टेप में जाके मैं कहूंगा परफॉर्म बूट स्टेप, इसको मैं कर देता हूँ 200 ही चले रहने देते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं इसको नहीं पकड़ सकता। आई एम श्योर ये नजर आ रहा है आपको, आउटपुट में ये 4 नीचे से 1, और ये बूट स्टेप में ये दोनों। ठीक है, 22 करेक्टेड, कॉन्फिडेंस इंटरवल 90। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया और मैंने अब रन कर दिया। ओके, नाउ सी द आउटपुट। ओके, देखिएगा, मैं एस्टिमेट्स में गया, ये तो वही चीज है। अब बताएं कितने, आपने जो मुझसे कहा था अभी महविश, ये देखें, ये पहला हाइपोथेसिस, ये दूसरा हाइपोथेसिस, और ये तीसरा हाइपोथेसिस। क्या ये बात समझ आ रही है जो आपने 3 जी। हाइपोथेसिस बताए हैं? जी मेरे ख्याल सर। से यूं करके देख लेते हैं हम। जी सर। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ जी, एनीबडी हैज एनी इशू? हमारा पहला हाइपोथेसिस क्या है? ओआईडी हैज अ इम्पैक्ट ऑन पीईपी, एक्सेप्ट। दूसरा है पीईपी हैज अ इम्पैक्ट ऑन पीओएस, एक्सेप्ट। तीसरा है जी ओआईडी हैज अ इम्पैक्ट ऑन पीओएस, रिजेक्ट।
ये रिजेक्ट हो गया भाई। 2 एक्सेप्ट हुए, 1 रिजेक्ट हुआ, कोई एतराज, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये हमने किया है डायरेक्ट इम्पैक्ट चेक। अच्छा, अब हमें जब भी हम रन करेंगे मीडिएशन, हमें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट चेक करना होता है। देखिएगा मैं यहीं पे जाऊंगा। अच्छा, अभी आप नीचे अगर देख रहे हो ना, ये अगर आप एरो देखें, ये कुछ चीज ऑन नहीं है, नजर आ रहा है आपको? देख रहे हैं? जी सर। मैं गया यहाँ पे स्केलर्स में ये अभी भी ऑन नहीं हुआ, ये तो वही चीज मैंने क्लिक की है। मैं गया मैट्रिसेस में, ये अभी भी ऑन नहीं हुआ, लेकिन अभी ऑन हो जाएगा। अब देखिएगा, मैं गया टोटल इफेक्ट पे, नजर आ रहा है आपको On टोटल है। इफेक्ट? यस ओके, सर। ऑन हो गया। अब ये टोटल इफेक्ट अगर आप देखें तो ये कह रहा है OID का POS पे जो है टोटल इफेक्ट कितना है। OID का मैं क्लिक नहीं करूंगा यार, क्योंकि क्लिक कर रहा हूं ना तो ये गायब हो रहा है। एक सेकंड। OID का POS पे टोटल इफेक्ट कितना है, नजर आ रही है मेरी? 0.497 49.7 यस। 0.497। चले, ये इसका टोटल इफेक्ट देखा है मैंने। अब देखते हैं जी डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट अगर हम देखें तो OID का POS पे क्या इंपैक्ट है? OID का POS पे इंपैक्ट क्या है? 0.18, 18। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? जो डिफरेंस होगा वो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा 0.309। ये बात समझ आइए? दोबारा आता हूं मैं, टेक्निकल है भाई, मुश्किल है खामोशी का मतलब है कि वाकई मुश्किल है। चले दोबारा कोशिश करेंगे। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि OID, PEP और POS ये 3 वेरिएबल्स हैं? जी। जी सर। यस सर। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, इसमें मीडिएटर कौन है? पीपी। सर पीपी। तो असल रिलेशनशिप हम किसकी चेक कर रहे हैं? OID और POS की। ये बात क्लिक हो रही है या नहीं? जी सर। ठीक है। और PEP का काम सिर्फ मीडिएट करना है। ठीक है जी, PEP का काम क्या है? सिर्फ मीडिएट करना है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूं ताकि इसको मैं एक ही जगह हाँ, काफी बेहतर हो गया ना ये। चलिए, अब देखिएगा, मैं स्टैंडर्डाइज टोटल वेट पे गया। बताएं, ये जो OID है इसका इंपैक्ट किसके साथ देख रहा हूँ? POS के साथ देख रहा हूँ। गौर से देखिएगा, ये OID और ये POS, तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है? 0.46। इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, देखें जी। ठीक है, पढ़ लें। ओके, ये इसका इम्पैक्ट है। इसके बाद हम क्या करते हैं? एक तो यार ये थोड़ा सा इसको रन कर आई एम सॉरी। सर ये वैल्यू एक ही दे रहा है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अभी रुक जाए, समझ करते हैं। अभी अभी हमने कंप्लीट नहीं किया। अभी इसकी सिग्निफिकेंस ये इसमें आ गया स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट की वैल्यू है। और फिर आ गया आपके पास स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट। नोट कीजिएगा ये कितने, ये अच्छा चले मैं इसको समराइज करता हूँ, क्योंकि अभी आप सामने नहीं है ना तो समझाना मुझे भी मुश्किल लग रहा है। ये कितनी वैल्यू है जी? 0.290। डायरेक्ट की कितनी है? 0.11177। तो टोटल कितनी हो गई? ऐड कीजिएगा, ये आ जाएगी। 466। आगे बात समझ में? ये आ गई टोटल। जी सर। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट पाथ है और ये डायरेक्ट पाथ है, इनका सम जो है वो टोटल है। ये बात समझ आ रही है भाई? जी सर। ओके, अब आप देखिएगा, जब मैं इन पे क्लिक कर रहा हूं ना, ये नीचे कुछ ये वैलिड हो गया है। पहले जी सर। देखिएगा, अभी ये गायब हो जाएगा, ये सब गायब हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने मैट्रिसेस पे क्लिक किया और इसमें आके टोटल। टोटल स्टैंडर्डाइज पे क्लिक किया तो ये आ गया।
ये देखिए जी लिखा है टू टेल इन सिग्निफिकेंस, नजर आ रही है आपको ये बात, टू टेल सिग्निफिकेंस। नाउ जी दिस इज अ सर। की टर्म, दिस इज अ की टर्म। ये कह रहा है जी जो टोटल इफेक्ट है वो इनसिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट है। गौर करना है जी OID और POS, सिर्फ इसको देख रहा हूं मैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान मीडिएशन चेक हो रही है, इसको नहीं देखना यहाँ पे आपने फिलहाल, क्योंकि हम मीडिएशन पे बात कर रहे हैं। तो इसका टोटल इफेक्ट, स्टैंडर्डाइज टोटल इफेक्ट 0.08 सिग्निफिकेंट है, डायरेक्ट इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट है, और स्टैंडर्डाइज इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है। याद रखें जब भी इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है देयर इज अ मीडिएशन। अभी मैं इसको आसान अल्फाज में बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं इसको कंक्लूड करता हूं इसको। नॉर्मली when you have a significant indirect effect, it means there is a mediation. Just to summarize, कुछ बात समझ में आई है? यस सर। ओके। कितने लोग ऐसे हैं जिनको सही मायने में क्लिक नहीं हुआ? ऑनेस्टली पूछ रहा हूं मैं आपसे, मुझे पता है नहीं हुआ होगा। आई वुड लव टू लिसन कि नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, नहीं समझ में आ रहा सर, जी बताइएगा। इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। रिपीट कर दे जो। अच्छा, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मुझे एकदम से लग रहा है कि साइलेंस हो गया है। जी जी सर सर, आ आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ Yes. रही, शक्ल तो पहले भी नहीं आ रही थी। चलें चलें चलें, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए एक बात ध्यान में रखें। अच्छा, मैं एक इसको दूसरे तरीके से कंक्लूड करता हूँ। देखिए अगर आप, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, जो हमने आपसे डिस्कस किया था उसमें नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बात ज़रूर कर सकते हैं। अगेन मीडिएशन और मॉडरेशन इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ठीक है। मैं इस वक्त जो है आपको एक बेसिक ओरिएंटेशन ज़रूर दूंगा जो मैं दे रहा हूँ। ये मैं आपसे, ये देखें एक एक दो फाइल्स हैं मेरे पास, मैं आपसे वो शेयर भी कर दूंगा। ये अच्छा नहीं, अभी नहीं चेंज करता, चेंज करूंगा तो बंद हो जाएगी, फिर दोबारा रन करना पड़ेगा मुझे सारा। देखिए यहाँ पे ये किसी ने कहा था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज अब आप एक्सोजिनस और इंडोजिनस के वर्ड सीख लें। ये एक्सोजिनस है और ये दोनों इंडोजिनस है, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, हमारे पास ये एक एक्सोजिनस है, ये दो इंडोजिनस है। रिलेशनशिप जो है वो इस मॉडल को देख के आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता पहले से, कि ये जो वेरिएबल है पीपी ये आपका मीडिएटर है यहाँ पे, क्यों? और वो किसको मीडिएट कर रहा है? OID और POS को, के रिलेशनशिप को मीडिएट कर रहा है। जब हम एमोस पे मीडिएशन देखते हैं तो एक बार आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम रन करेंगे तो ये मैट्रिसेस है। अभी मैं उसको ये समराइज करता हूँ, चलें, कि जो मैट्रिसेस है ना उसमें आप जाके टोटल इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट के मैग्नीट्यूड देखनी है अभी यहाँ पे। ये बल्कि ये यही दिखा रहा है, मैं इसको पहले इससे बाहर निकालता हूँ क्योंकि ये वैल्यू वही दिखा रहा है। हाँ, अब आया मैग्नीट्यूड। ये इनके मैग्नीट्यूड्स हैं, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये इनके मैग्नीट्यूड हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये इनकी सिग वैल्यू नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं? OID का PEP के साथ मैग्नीट्यूड, OID का POS के साथ मैग्नीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर, इन द एब्सेंस ऑफ मीडिएटर, ये चेक कर रहे हैं। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस वो यहां से चेक करते हैं जब यहाँ टू टेल पे आते हैं और फिर हम यहाँ क्लिक करना शुरू करते हैं। इज इट क्लियर? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये रहा सिग्निफिकेंट होता है तो आपका मीडिएशन हो रही है। आपकी जो रिलेशनशिप है OID और POS के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो PEP के थ्रू मीडिएट हो रही है। टोटल इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट
इनसिग्निफिकेंट है, सॉरी डायरेक्ट इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है। तो टोटल इफेक्ट क्या हो गया, वो सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि इस पीईपी की मौजूदगी में ओआईडी और पीओएस के दरमियान जो रिलेशनशिप थी वो फुली मीडिएट हुई है। जी खामोशी बता रही है कि मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा। चल सर अगर दोनों सिग्निफिकेंट हो तो? यू हैव अ क्लास है, दोबारा बोलिएगा, सॉरी कम अगेन। सर अगर इनडायरेक्ट तो सिग्निफिकेंट है और हमारे पास डायरेक्ट इनसिग्निफिकेंट है, और अगर दोनों इनसिग्निफिकेंट हो तो? उसमें फिर पार्शियल मीडिएशन का कॉन्सेप्ट आता है, डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या जनरेट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब सही। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों से बाद में पूछ लूंगा या चाहें तो आप अभी, क्योंकि मेरा प्लान है कि एक छोटा सा हम सेशन जो है ना लेटर ऑन किसी वक्त महीने 2 महीने बाद जो है इसके बाद मैं प्लान करूँ, क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं मीडिएशन, मैं अगर कोई ऐसी चीज प्लान करता हूँ मैं आपसे डिटेल शेयर कर लूंगा, और वो मैं 5 से 6 घंटे की एक पूरी वर्कशॉप इसके ऊपर डिजाइन करता हूँ, जिसमें दोनों सॉफ्टवेयर या सिर्फ एक सॉफ्टवेयर। असल में ये होता है ऑडियंस सेम होती है ना तो आप बड़े आराम से चीजों को कैरी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑडियंस डिफरेंट होती है तो कुछ लोगों को कुछ आता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं आता, और अगर यही ऑडियंस हो तो मैं अभी आपको कैरी ऑन कर सकता हूँ आगे, लेकिन अगर ऑडियंस डिफरेंट होती है ना जिसमें नए लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, तो ऐसा होता है कुछ लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं आ रही होती। लेकिन मेरा प्लान ये है कि मैं एक 5 से 6 घंटे की एक दूसरी वर्कशॉप का भी डिज़ाइन करूँ, और अब ऑनलाइन ही करूँगा क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा हो गया मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। तो उसमें मीडिएशन और मॉडरेशन जो है उसको क्योंकि देखिए इसमें ना थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है मीडिएशन की, और वो उसके 1-1.5 घंटा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे डील करके फिर उसको सॉफ्टवेयर पे रन करना और उसकी रिपोर्ट राइटिंग से काम है। तो ये मेरा प्लान है, मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा ना, ठीक है। इस ग्रुप पे शेयर कर दूंगा या फिर मैं अच्छा आप